Hello everyone, welcome to the study close. My name is प्रशांत मिश्रा. ईपीएफओ ईओ का पेपर 5 सितंबर को हुआ था. उससे रिलेटेड डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे कि क्या कैसा पेपर था, टफ था, इजी था, मॉडरेट था, बहुत टफ था, किस तरह का पेपर था, किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आए थे, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, और सिमिलर पेपर अगर आता है फ्यूचर में, ईपीएफओ ईओ का पेपर आता है या यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया हुआ सेम लाइन पे अगर पेपर आता है, तो हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो हम आगे आने वाले ऐसे पेपर को एज कर पाए. तो ये हम इस वीडियो में डील करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना. पहले हम पेपर का बाइफर्केशन कर लेते हैं कि किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आया. तो इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 20 क्वेश्चन इंग्लिश से. तो मैक्सिमम लोगों को ये पेपर थोड़ा इंग्लिश वाला पोर्शन इजी लगा. जब वो पेपर दे रहे थे उस टाइम पे उनको लगा कि पेपर जो है इंग्लिश वाला खासकर पोर्शन जो है वो काफी इजी है और वो इजीली वो सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं. बट जब वो आए यहाँ पे आके अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट से अपना आंसर की मैच किया या फिर गूगल करके अपना आंसर मैच किया, तो उनको लगा कि ये पेपर उतना भी इजी नहीं था, इंग्लिश का भी ये ट्रिकी था. तो काफी हद तक मैक्सिमम लोग जो है 14 to 15 क्वेश्चन के अराउंड, अगर ठीक ठाक प्रिपरेशन उनकी थी तो इतने क्वेश्चन के अराउंड वो सही कर पा रहे हैं. तो आप इसको इजी नहीं बोलोगे, ट्रिकी बोल सकते हो, मॉडरेट बोल सकते हो. मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग की बात करते हैं. मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग से टोटल 15 क्वेश्चन आए. आप ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से मान सकते हो, 3 क्वेश्चन के अराउंड 2 या 3 क्वेश्चन आप रीजनिंग के कंसीडर कर सकते हो. तो ये भी एक मॉडरेट लेवल का पेपर था, जैसा सीसैट में आता है. अगर आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हो तो सीसैट लेवल का काफी हद तक पेपर आप इसको अज्यूम करके चल सकते हो. कंप्यूटर एप्लीकेशंस की बात करते हैं, उसमें 10 क्वेश्चन थे. लास्ट टाइम जब ईपीएफओ का पेपर हुआ था ईओ का 2017 में, कंप्यूटर एप्लीकेशन से 5 क्वेश्चन आए थे. बट इस बार कितने क्वेश्चन आए? 10 क्वेश्चन आए. मॉडर्न हिस्ट्री से 13 क्वेश्चन आए. ठीक है, तो कंप्यूटर वाले क्वेश्चन कैसे थे? तो कंप्यूटर वाले क्वेश्चन भी थोड़े मॉडरेट लेवल के थे और ट्रिकी थे. ये भी इजी बिल्कुल भी नहीं था. मॉडरेट टू ट्रिकी या मॉडरेट टू टफ के बीच में आप कंप्यूटर वाले क्वेश्चन को रख सकते हो. मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं. मॉडर्न हिस्ट्री जिनका बहुत स्ट्रांग था, बहुत अच्छे से जिन्होंने प्रिपरेशन करी हुई थी, वो मैक्सिमम सारे क्वेश्चन इजिली कर सकते थे. कुछ लोगों ने किया भी है, जो भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने किया भी है. मॉडर्न हिस्ट्री के 13 क्वेश्चंस अगर आप राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम पढ़ते हो या कोई भी बुक पढ़ते हो, बिपिन चंद्रा वगैरह पढ़ते हो, तो 10 क्वेश्चन आप इजिली बड़े आराम से वहां से कवर कर सकते थे. बट फिर भी ये कुछ क्वेश्चन इसमें से काफी फैक्चुअल टाइप के थे, तो मॉडर्न हिस्ट्री भी इजी नहीं थी. ये भी मॉडरेट लेवल का पेपर था. जनरली मेडिवल हिस्ट्री इस टाइप के पेपर में सिलेबस में नहीं होता है. 2 क्वेश्चन फिर भी आए और दोनों बहुत इजी क्वेश्चन थे, वो इजीली किया जा सकता था अगर आपको थोड़ी बहुत भी मेडिवल हिस्ट्री की नॉलेज थी तो. सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं. सोशल सिक्योरिटी से बस 3 क्वेश्चन आए. तीनों क्वेश्चन काफी इजी था. जिन्होंने एक बार या 2 बार भी सोशल सिक्योरिटी का रिवीजन किया होगा, थोड़ा बहुत सिलेबस ध्यान में रख के पढ़ा होगा ईपीएफओ ईओ का, तो वो आराम से सोशल सिक्योरिटी के क्वेश्चन सारे कर पा रहे होंगे. आगे जो स्पेशल बोला जाता है कि स्पेशली इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज पूछा जाता है, बहुत अच्छे से बहुत लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे. लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन ज्यादा थे, इस बार इससे क्वेश्चन काफी कम हो गए, सिर्फ 7 क्वेश्चन आए. तो जरूरी नहीं है, और वो 7 क्वेश्चन थोड़े इजी टू मॉडरेट के बीच में आप रख सकते हैं. अगर आपने थोड़ी ठीक ठाक प्रिपरेशन की है तो ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते थे. तो ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग सोचेंगे 2-3 साल बाद जब वापस से इसकी वैकेंसी आएगी, वापस से ईपीएफओ ईओ का पेपर आएगा, तो लोग इसको नेग्लेक्ट करके जाएंगे. बट हो सकता है तब पेपर में क्वेश्चन ज्यादा आ जाए और टफ आ जाए. तो ये काम नहीं करना होता है. किस पेपर से किस टॉपिक में कितना क्वेश्चन आ रहा है वो जरूरी नहीं है कि अगली बार उसी रेंज में क्वेश्चन आएंगे, वो ऊपर नीचे हो सकता है. जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इससे 10 क्वेश्चन आए. जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वो तो इजिली उन्होंने कर ही लिया होगा. बट जो ऐसे जनरल स्टूडेंट थे, कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है और 1 से 2 बार अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ के गए होंगे, उनको भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ये नहीं लगा और इजी टू मॉडरेट आप इनको भी रख सकते हो. अब आती है बात पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंडियन इकोनॉमी की. तो जनरली ये टॉपिक तीनों अलग अलग करके क्वेश्चन बाइफरकेट करने चाहिए थे,
बट ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन बना नहीं टॉपिक वाइज कि तीनों के अलग अलग क्वेश्चन दे पाऊं मैं यहाँ पे आपको। पॉलिटी के हार्डली, अगर कोर पॉलिटी की बात करें तो हार्डली 2 से 3 क्वेश्चन कोर पॉलिटी से थे। इकोनॉमी की बात करें हार्डली 1 से 2 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी या उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से थे। 4-5 क्वेश्चन आप गवर्नेंस की कैटेगरी में रख सकते हो, पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी या गवर्नेंस मिक्स कैटेगरी में रख सकते हो। टोटल मिला के ये 10 क्वेश्चन यहां से आए। ये रिलेटिवली इजी पोर्शन था। अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हो, एसएससी की प्रिपरेशन करते हो, तो ये जनरली आपके लिए एक इजी पोर्शन था जो आप इजिली सॉल्व कर सकते थे। साइंस से काफी ज्यादा क्वेश्चन आए। साइंस से जो क्वेश्चन आए वो साइंस एंड टेक से नहीं थे, वो करंट अफेयर्स रिलेटेड नहीं थे, वो प्योर साइंस बेस्ड क्वेश्चन थे। प्योर साइंस बेस्ड मतलब जो आपकी एनसीईआरटीज होती है, जो लोग लूसेंट वगैरह से पढ़ते हैं या एनसीईआरटीज अच्छे से कवर कर रखी है, वो ये क्वेश्चन सारे कर सकते थे। तो एक बार के लिए देखा जाए तो इसमें अगर बायो का सेक्शन बोला जाए तो बायो का सेक्शन इजी टाइप सेक्शन आप बोल सकते हो। फिजिक्स का जो सेक्शन था वो इजी नहीं था, वो मॉडरेट टू टफ था, ठीक है। और उसके अलावा जो केमिस्ट्री का था वो भी काफी हद तक टफ था। तो ओवरऑल साइंस इस बार काफी टफ आई थी। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो अगर आपने रटा भी है तो भी 14 के 14 क्वेश्चन आप नहीं कर सकते थे। 7 से 8 क्वेश्चन आप कर पाते थोड़ा बहुत, अगर आपने इसकी प्रिपरेशन की है तो 10 क्वेश्चन तक कर पाते। हाँ, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है, आपने 12th में 11th-12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ी है या कम से कम फिजिक्स केमिस्ट्री ही पढ़ा है और अच्छे से वापस से साइंस रिवाइज करके गए थे, तो आप 10-12 क्वेश्चन इजिली आप कर पा रहे होगे। बट अगर नहीं रिवाइज करके गए थे तो फिर इसके क्वेश्चन करना इतना आसान नहीं था। करंट अफेयर्स एंड मिसलेनियस की बात करते हैं, इसमें बुक्स रिलेटेड क्वेश्चन भी थे। जैसे ऑथर्स की बात करते हैं कि ये बुक किस ऑथर ने लिखा है, 2 उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। एक क्वेश्चन आपका क्रिकेट से आ गया, जनरली ऐसा देखने में नहीं मिलता, क्रिकेट से क्वेश्चन कम देखने में मिलते हैं किसी भी एग्जाम में, बाकी स्पोर्ट्स से भले ही मिल जाए। तो क्रिकेट से ऐसा क्वेश्चन आ गया और वो भी मुश्किल क्वेश्चन था। बड़े बड़े जो क्रिकेट के एक्सपर्ट लोग अपने आप को मानते हैं, क्रिकेट हमेशा देखते हैं, उन लोगों ने भी ये क्वेश्चन गलत करा हुआ है। दूसरा एक वापस टेनिस से रिलेटेड क्वेश्चन था, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, बुक्स से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हो गए, ऑथर जिसको आप बोल सकते हैं, और बाकी करंट अफेयर्स रिलेटेड और मिसलेनियस रिलेटेड टोटल इंक्लूडिंग 16 क्वेश्चंस यहां से आए। इसको आप मॉडरेट में कहीं ना कहीं रख सकते हो। कुछ चीजें इजी थी, कुछ चीजें थोड़ी टफ थी। फैक्चुअल होता है, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। इंटेलिजेंट गेस थोड़ा सा मुश्किल होता है ऐसे फैक्चुअल टाइप के पेपर में। तो ये रहा आपका ओवरऑल पेपर जो अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आई होप आप मुझसे रिलेट कर पा रहे होगे एग्जाम के टाइम पे क्या आपके मन में चल रहा था। एग्जाम देने के बाद जब आप वेरियस कीज से आपने अपने आंसर को मिलाया या गूगल कर करके मिलाया, खुद से सेल्फ एनालिसिस किया, तो आप ये समझ पा रहे हो कि जितना इजी पेपर देते टाइम लगा या पेपर देने के जस्ट बाद लगा, वो वैसा सिनारियो नहीं था जब आप वापस आए। यूपीएससी का पेपर में जनरली ऐसा ही होता है, जो पेपर यूपीएससी बनाती है वो इजी लगता जरूर है बट इजी होता नहीं है। इजी वही लोग बोलते हैं जो या तो वो पर्टिकुलर पेपर दे के नहीं आए होते हैं, उन लोगों को इजी लगता है, या वाकई में उनकी प्रिपरेशन बहुत शानदार थी, बहुत अच्छा करके आ गए। बहुत गिने चुने लोग ऐसा वो इजी उसको बोल सकते हैं। तो ओवरऑल इतने सारे इसमें सब्जेक्ट्स थे, इतने सारे पोर्शन थे कि हर पोर्शन किसी का अच्छा हो वो ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमारे अकॉर्डिंग ये मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में जाता है। ओवरऑल टफनेस अगर पेपर की बात करें तो मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में आप इसको रख सकते हो। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो मेरे अकॉर्डिंग है। कट ऑफ में वेरिएशन ऑब्वियसली जब यूपीएससी डिसाइड करेगी, यूपीएससी का रिजल्ट जब आएगा इसका, तो क्या होगा वो तब डिपेंड करेगा। बट अभी जो लग रहा है फिलहाल, जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं, जैसा वो करके आए हैं, जैसा पेपर का एनालिसिस है, जैसा टफनेस लेवल है, उसके अकॉर्डिंग 300 मार्क्स के पेपर में आप 50% कर लो, 150 होता है। नियर अबाउट वही 155 के अराउंड आप मान सकते हो कि जनरल का कट ऑफ इसमें रह सकता है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 142 145 के अराउंड आप अपना कट ऑफ एज्यूम करके चल सकते हो।
EWS का थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा सिनारियो रहता है, बट 140 135 के अराउंड आप ज्यूम करके चल सकते हो। SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 130, ST से करते हो तो 125, नियर अबाउट ये कट ऑफ आपका हो सकता है। ये एक प्रोबेबल कट ऑफ है। अब 300 के पेपर में 75% वेटेज आपका इसी पेपर का था और 25% वेटेज रहेगा इसके बाद जो इंटरव्यू होना है उसका। तो अगर आपने बहुत ज्यादा हाई स्कोर कर लिया तो इसका मतलब आपने लगभग बाजी जीत ली है। तो अगर 155 के अराउंड कट ऑफ रहने वाला है और कोई 185 प्लस स्कोर कर रहा है, इसका मतलब उसका चांसेस काफी ज्यादा है फाइनल सिलेक्शन का, क्योंकि वो ऑलरेडी कट ऑफ से 30 नंबर ऊपर है। मतलब टोटल मेरिट लिस्ट जो बनेगी उसमें इंटरव्यू में, अगर जस्ट उसके इंटरव्यू का भी यहाँ सेक्शनल कट ऑफ होता है, अगर 100 में 50 सेक्शनल कट ऑफ है, जस्ट आपके 50 भी आ जाते हैं तो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो ये इसकी बात होती है, जनरल कट ऑफ की बात होती है। अगर आप 185 प्लस स्कोर कर रहे हो तब आपका चांसेस ऑफ फाइनल सिलेक्शन। मैं यहाँ पे इस पेपर की बात नहीं कर रहा, ये कट ऑफ तो 155 का ही है, मैं फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ जो आफ्टर इंटरव्यू मिला के फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसकी। तो इसका मतलब आप काफी रिलैक्स होके रह सकते हो, आगे इंटरव्यू वगैरह की प्रिपरेशन कर सकते हो कि इंटरव्यू में आपका कटे नहीं, 50 से कम नंबर नहीं आ जाए। ठीक है, अगर आप 170 से 185 के बीच में स्कोर कर पा रहे हो तो इंटरव्यू में आपका स्कोर काफी मैटर करेगा। इंटरव्यू आपको अच्छा करके आना है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको टाइट रखनी है। ठीक है, अगर आप 155 या 150 से 170 के बीच में लाइक कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना पड़ेगा इंटरव्यू में। इंटरव्यू में मार्क्स आपके 70 75 कुछ इस रेंज में होने चाहिए, 80, तो जाके आपके सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। अकॉर्डिंगली बाकी जो भी कैटेगरी है वो अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हैं, थोड़ा बहुत मार्क्स डिडक्ट करके कि उनका क्या चांस बनेगा अगर वो कितना स्कोर कर पा रहे हैं तो। ठीक है, अब इससे हमें फ्यूचर में क्या सीखना है। फ्यूचर में अगर कभी इस टाइप का पेपर होता है, चाहे ईपीएफओ ईओ का हो, चाहे एपीएफसी का पेपर आने वाला है, या मतलब ऐसा न्यूज आ रहा है कि नोटिफिकेशन इसकी जल्दी आ सकती है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की, तो लगभग सिमिलर ग्राउंड पे उनका पेपर होता है। तो ऐसे पेपर से लर्न क्या करना है, लर्न ये करना है कि जो भी सिलेबस है, सिलेबस के हर एक कंपोनेंट को आपको अब अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन सिविल सर्विस की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की कर रहे हो, तो इससे मैचिंग सिलेबस जो आप ऑलरेडी पढ़े हुए होते हो, जनरली आप उसको छोड़ के चले जाते हो कि ये तो मेरा किया हुआ है, इससे तो क्वेश्चन मैं कर ही लूंगा। ठीक है, बट बाकी जो अलग से पोर्शन बच जाता है, जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया, लेबर लॉज हो गया, सोशल सिक्योरिटी, ऐसा बहुत लोग करके गए होंगे और उससे क्वेश्चन उनके हुए भी होंगे, बट अपना बेसिक जो कोर है साइंस वगैरह, ये काफी लोग छोड़ के चले गए और अच्छा नहीं करके आए जो कर सकते थे। और क्वेश्चन का जो रेशियो है, ऐसा हो सकता है कि अगली बार पॉलिटी से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, 15-20 आ जाए। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से घट के 5-6 पे आ जाए। तो आप बिल्कुल ऐसी प्रिपरेशन रखना कि किसी से भी टोटल पेपर अगर क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट से ज्यादा भी आ रहे हैं, किसी से कम आ रहे हैं, तो ओवरऑल आपका जो रिजल्ट है वो इफेक्टेड ना हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दो। आप हमारा गूगल प्ले से जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उस पर अमेजिंग कोर्सेज हैं। आप जाओ, ऐप डाउनलोड करो, कोर्सेज देखो, जो अच्छा लग रहा है आपके अकॉर्डिंग वो कोर्स आप परचेज करो। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।